नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति शास्त्र CKP से बोल रही हूँ। जैसा कि पिछले कई क्लास से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे थे, का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज मैं पुनः उसके इस बात का आलोचना की जाती है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है, कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिसके तहत इसकी प्रासंगिकता ही बेकार है। तो आज का जो क्लास है ये इस बात को फोकस करेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की क्या उपयोगिता है और आलोचकों के द्वारा किस संदर्भ में इसकी आलोचना की गई है। चूँकि मौलिक अधिकार, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर है, और ये अंतर यह है कि मौलिक अधिकार की हनन की स्थिति में हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अवहेलना के अंतर्गत हमें न्यायालय की शरण लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो भारतीय संविधान में वर्णित जो नीति निर्देशक तत्व है राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई थी कि कुछ विद्वानों ने निम्न तर्कों के आधार पर आलोचना की है, जिसमें से पहले बात को अगर हम लेंगे तो पहला है कानूनी संरक्षण का अभाव। आलोचकों के अनुसार इन तत्वों को कानूनी शक्ति प्राप्त न होने के कारण ये निरर्थक है। जब किसी को कोई कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं होता है तो उसके बाद निरर्थक है, कोरे आदर्श है, और आदर्श से ही व्यवहार को नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इनके अनुसार इनकी अवहेलना आसानी से की जा सकती है। राज्य अगर कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई जा रही हैं, राज्य को उसका संरक्षण है, और मैंने पहले क्लास में ही बता दिया था कि राज्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही इन्हें लागू करेगा। हम यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसानों को यह संरक्षण प्राप्त है तो बिहार के या यूपी के या झारखंड के किसानों को यह संरक्षण प्राप्त क्यों नहीं है, क्योंकि यह राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है कि वह नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित कल्याणकारी योजनाओं को कितना प्राथमिकता देते हैं। ये उनके जो साधन है उस पर आधारित है। तो क्योंकि न्यायालय इन तत्वों को क्रियान्वित नहीं कर सकता है, अगर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखकर हम न्यायालय की शरण भी नहीं ले सकते। ये तत्व उद्देश्य और आकांक्षाओं की घोषणा मात्र है। इस संदर्भ में KT शाह ने का कहना है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। मतलब यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान हो अथवा ना हो, उसको बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। मुझे इस संदर्भ से याद आ रहा है कि क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक का चेक है।
तो वो क्रिप्स मिशन के संदर्भ में कहते केटी शाह ने का कहना है कि यह एक ऐसा चेक है जिसे बैंक चाहे तो भुगतान करे, ना चाहे तो ना करे, वह उसकी मन मर्जी पर छोड़ दिया गया। दूसरा तत्व है अतार्किक एवं अस्पष्ट। प्रोफेसर श्रीनिवास का कथन है कि नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था विशेष प्रेरणादायक नहीं है, यह स्पष्ट भी नहीं है और अनेक बातों को बार बार दोहराया गया है। न तो इनका सही वर्गीकरण हुआ है और न ही इनका क्रम सही है। मतलब ये उचित ढंग से ना तो इनका वर्णन है, ना ही ये वर्गीकृत किए गए हैं। देश की अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को साधारण समस्याओं के साथ मिला दिया गया है। जैसे एक समस्या जो होती है वो बड़ी समस्या को छोटी समस्या के साथ मिला दिया गया है, जटिल को सरल के साथ मिला दिया गया है। इनका कहना ये है। इससे भी अधिक रोचक तथ्य यह है कि सिद्धांतों में नई धारणाओं का सम्मिश्रण है, नई व पुरानी धारणाओं को मिलाकर इसे बनाया गया है। और तीसरा अव्यवहारिक तथा अनुचित है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अव्यवहारिक है, मतलब व्यवहार में इनकी कोई प्रासंगिकता है ही नहीं। राज्य के नीति निर्देशक को जब कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं है, ये कोरे आदर्श है, तो उनका कहना है कि ये अव्यवहारिक है, सिर्फ आदर्श है। तत्व कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सरलता से व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मद्य निषेध से राष्ट्रीय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। मद्य निषेध दैट मीन्स शराब पर प्रतिबंध। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि कुछ राज्यों में मद्य निषेध प्रदेश घोषित किया, जैसे बिहार, वहाँ पर शराब नहीं बेचा जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन गुजरात, मैं गुजरात भी गई हूँ, वहाँ पर भी गुजरात में मद्य निषेध प्रदेश घोषित किया गया है। वहाँ पर शराब लोग चोरी छिपे बेचते होंगे, लेकिन शराब की दुकानें नहीं है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यह समस्या जो है राज्य की, वहाँ के निवासियों के स्वभाव पर डिपेंड करते हुए सरकार ने इसे प्रतिबंधित किया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम रोजी रोटी कमा पाने की स्थिति के उपरांत भी साइकिल रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को जो है वो एक बोतल शराब ले लेंगे या पाउच भी शायद मिलती है, वो पी लेते हैं और अपने घर में हिंसा का वातावरण दोहराते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ सोच समझ कर सामाजिक समस्याओं को लेकर ही सरकारी से उस प्रदेश में शराब को पर प्रतिबंध लगाया गया होगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जो शराब है मद्य है, इससे सरकार को बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। तभी तो अभी कोरोना की बंदी में भी शराब के दुकान खोलने की बात की जा रही, यानी शराब से आबकारी इसके शुल्क से सरकार को बहुत धन प्राप्त होता है। तो वहाँ जहाँ इसे लागू भी किया गया है, वहाँ मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार एवं अनाधिकृत प्रयोग में वृद्धि हुई है। मादक पदार्थ, ड्रग्स, भांग, इन सब में अनाधिकृत मतलब अवैधानिक रूप से वृद्धि हुई है। इन तत्वों में कुछ आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया है, जिन्हें भारतीय परिस्थितियों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि भविष्य में इन आदर्शों को प्राप्त किया जा सके। चौथा है संवैधानिक गतिरोध की संभावना।
किसी व्यवस्थापिका द्वारा नीति निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल किसी कानून का निर्माण कर दिए जाने पर यदि संवैधानिक अध्यक्ष अपनी स्वीकृति प्रदान न करे, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। इस स्थिति में कार्यपालिका के औपचारिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। संसदीय प्रजातंत्र के लिए यह हानिकारक है। जब एक गवर्नमेंट जो है उसे पास करती है, दूसरा जो है उसे स्वीकृति नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि संवैधानिक गतिरोध होगी, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि यह जो है लोक कल्याणकारी योजनाएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाते के साथ ही कह दिया गया था कि यह राज्य की संसाधनों पर डिपेंड करता है कि राज्य उसे लागू करेगा अथवा नहीं। अगर राज्य की स्थिति इस योग्य नहीं है कि वह सभी नागरिकों को एक समान सुविधा उपलब्ध करा सके, अथवा राज्य में जैसे कि आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय तो बिहार में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है, पंजाब में कुछ और है, उड़ीसा में कुछ और है, तो एक जैसी समानता नहीं है और सरकार इसे पूर्ण भी नहीं कर सकती है। सभी के भौगोलिक परिदृश्य जो है वो समान रूप से नहीं है। जैसे आप देखो तो साउथ के लोग जो है ज़्यादा उनका खान पान, रहन सहन, व्यापार अलग दृष्टिकोण का है, और आप जो है मध्य भारत में आ जाइए तो यहाँ पर कृषि की प्रधानता है। कोई राष्ट्र जो है व्यावसायिक कृषि करता है, कोई राष्ट्र जो है खाद्यान्नों की उत्पत्ति करता है। कपास की खेती भी करना और गेहूं की खेती भी करना, दोनों तो खेती है बट दोनों में डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर का डिफरेंट है, प्लस कब कैसा वातावरण होगा और कैसा उसको घाटा लगेगा, इस बात के लिए भी सरकार जो है उसको धनराशि उपलब्ध कराता है सहायता के तौर में। जैसे कि आपके 7 बीमारू स्टेट है, 7 बीमारू स्टेट जिसमें बिहार BMIRU से सारे, B से बिहार, M से मध्य प्रदेश, इस तरह से 7 राज्य जो है इन्हें बीमारू प्रदेश यानी कि यह बहुत उन्नत राज्य नहीं है। यहाँ के लोगों को विशेष सहायता करनी पड़ती है यहाँ के किसानों को। तो ये राज्य में उपलब्ध संसाधनों पर ही डिपेंड करता है कि राज्य जो है वह अपने नागरिकों को अथवा अपने किसानों को कितना सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह राज्य के संसाधन पर डिपेंड करता है कि राज्य उसे दे। लेकिन यह मैंडेट नहीं है, यह बाध्यकारी नहीं है। राज्य के पास अगर नहीं है तो राज्य से लागू नहीं कर सकता, और इस बात को लेकर हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। तो इन्हीं तर्कों के आधार पर इन आलोचकों का कहना है कि जब इसे कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं है, इसका कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता ही नहीं है, तो ये तो क्या है, कोरे आदर्श है, और आदर्श से ही सिर्फ जीवन नहीं चलता है। 5वां है कि वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परंपरागत परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किए गए नीति निर्देशक तत्व वर्तमान परिस्थितियों के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में उन्हीं तत्वों पर बल देना उचित प्रतीत नहीं होता। इस संदर्भ में आइवर जेनिंग्स, जो कि एक जाने माने संविधान विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि नीति निर्देशक तत्व इंग्लैंड की 19वीं शताब्दी के राजनीतिक
अनुभवों पर आधारित है। ये 20वीं शताब्दी के मध्य भारत के लिए बहुत उपयोगी नहीं है। कहने का मतलब है कि उस समय जो भी हमारे देश में नीति निषेध तत्व लिया कहाँ गया है, आयरलैंड के संविधान से, जो कि इंग्लैंड का एक पार्ट है। तो वो कहते हैं कि वहाँ 19वीं शताब्दी में उसे लागू किया गया था या उसके अनुकूल है, या भारत के 20वीं शताब्दी के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम एराइजिंग बिफोर द कंट्री। हाँ, तो इस स्थिति में हम कैसे दूसरे देशों की अन्य बातों को जो लिया गया है और नीति निषेध तत्वों को लिया गया है, तो भारतीय संविधान को तो कहा ही जाता है कि यह उधार की पूंजी है। कहने का मतलब कि प्रत्येक देश से कुछ न कुछ लिया गया है, लेकिन लेने का तात्पर्य यहाँ पर हम इस बात को भी लेंगे कि हम उस देश का अनुकरण तो कर सकते हैं। ठीक है, हम आपके देखा देखी ले लिए, लेकिन उस देश की परिस्थिति अलग है और हमारे देश की परिस्थिति अलग है। ऐसी स्थिति में जब असमान परिस्थितियां हैं, तो हम इस बात को निश्चित कर ले, इस बात का स्पष्ट है कि जिस प्रकार का रिजल्ट दूसरे देश को मिला या इंग्लैंड का जिस प्रकार का रिजल्ट है, वही सेम रिजल्ट इंडिया में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ के जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का लोगों का कल्चर है, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है, वहाँ का जो आदर्श है, वह इंडिया के लिए वही आदर्श सेम नहीं हो सकता। तो राज्य के नीति निषेध तत्वों का यही कुछ निम्न तत्वों के आधार पर आलोचना की गई थी कि यह निरर्थक है। हालांकि जब हम राज्य के नीति निषेध तत्व का मूल्यांकन करें, तो उसमें इस बात की चर्चा अवश्य करें कि भले ही इसे न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन एक जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि इसे देखकर, इसे सामने रख कर कानून बनाया जाएगा, इसके अनुकूल आदर्श हो, तो हम इसकी उपयोगिता नहीं है, इसको निरर्थक ही लिया गया है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब हम जो है राज्य की नीति निषेध तत्वों में 3 क्लास हो चुके। अब मुझे लगता है कि अब हमें अपने कुछ दूसरे सब्जेक्ट की ओर भी देखना है। तो मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट क्लास जो है हम अपना मौलिक अधिकार से शुरुआत करें, क्योंकि आपके बहुत एक क्वेश्चन जैसे नीति निषेध तत्व से आप क्या समझते हैं, नीति निषेध तत्व क्या है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया कि किस अनुच्छेद कितने से कितने में मौलिक अधिकार का वर्णन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ठीक है, क्या नीति निर्देशक तत्व और में गतिरोध उत्पन्न होने पर इसे न्यायालय की शरण में लिया जा सकता है, या जो इसमें आदर्श दिए गए हैं उनकी अवहेलना होने पर हम कानून का संरक्षण प्राप्त करने के हकदार हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो है छोटे छोटे, आप जब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो ये सब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको मदद करेंगी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और उसमें एक एक नंबर का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, तो मैं यही कहूँगी कि आप इसे भी इग्नोर मत कीजिए। नीति निषेध तत्व का जब भारतीय संविधान में वजूद है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बनाया है, तो इसका कहीं ना कहीं उपयोगिता है, और आलोचना जो होती है उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर कमियां को निकाल कर सामने रखा जाता है कि ठीक है ये तो है, लेकिन इस बात में ये प्रावधान नहीं है, तो हम इसको कैसे मानें। यह जो है आलोचना मौलिक अधिकार की भी होती है। आलोचना
से परे कोई भी नहीं है। आलोचनात्मक, आपके एग्जाम में आते होंगे कि आलोचनात्मक समीक्षा करें, तो आलोचना के आधार पर हम इसको बहुत हीन नहीं देखेंगे कि नहीं नहीं इसका तो कोई वजूद नहीं है, इसकी तो बहुत आलोचना है, जब ये कुछ है ही नहीं, सिर्फ आदर्श है। जैसे कि प्लेटो का आदर्श राज्य व्यवस्था जिसमें वह फिलोसफर किंग की व्यवस्था करता है, ठीक है। तो हालांकि आज भी प्लेटो का उदाहरण है प्लूटोनिक जस्टिस, न्याय पर जो है प्लेटो के महान दार्शनिक कौन है, रिपब्लिक, तो वह भी एक आदर्श था है। जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो के आदर्श राज्य की बात जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्लेटो की बात कितनी सही है, उसने कितनी सही शिक्षा पद्धति और राज्य को कितने ढंग से वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। लेकिन फिर भी उसके जो दार्शनिक राज्य की कल्पना थी और उसके बहुत ज़्यादा एक सीमा से बढ़कर आदर्श जो था वह क्या है, उसके सिद्धांत को कमजोर कर दिया। लेकिन प्लेटो का न्याय सिद्धांत तब भी बहुत प्रासंगिक था और आज भी बहुत प्रासंगिक है। इसी प्रकार से हमारे मौलिक नीति निरीक्षक तत्व का वजूद है आलोचनाओं के उपरांत भी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है मौलिक अधिकार की समीक्षा करेंगे। धन्यवाद।